अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय संबोधन के तुरंत बाद ही ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल हमले कर दिए, जिससे ये तो साफ हो गया है कि कोई भी जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। खास तौर की अगर हम ईरान की बात करें तो वो लगातार हमले करता जा रहा है, बल्कि अब तो ये संकेत मिल रहे हैं कि शायद ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ट्रंप ने ईरान को लेकर इसके बाद नई धमकियां भी दे दी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना ने अभी तक ईरान के बचे खुचे इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से निशाना बनाना शुरू भी नहीं किया है और ईरान लगातार मिसाइलें छोड़ते जा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसका जिक्र करते हुए लिखा कि दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना का अगला निशाना अब पुल होंगे, उसके बाद बिजली प्लांट, यानी कि धीरे धीरे कर कर हम ईरान का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नष्ट कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि नए नेतृत्व को पता है कि क्या करना है और उसे किस तरीके से करना है। हमारा मिशन विजन पूरी तरीके से क्लियर है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का भी ये कहना है कि ईरान में जिस तरीके के पुल हैं उनको हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका मकसद ड्रोन बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की आवाजाही रोकना है, इसीलिए अब हमारा निशाना ईरान के पुलों पर है। ईरान का लेकिन इस मामले में ये कहना है कि ये एक नागरिक पुल था जिसको नष्ट करना युद्ध का अपराध था और अमेरिका ने ये करके बिल्कुल ही गलत किया। इससे पहले ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान अगर अमेरिका के 15 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को नहीं मानता है तो फिर उसके बाद जो होगा वो ईरान की जिम्मेदारी होगी। अमेरिका ईरान के अंदर अपने सैन्य हमले और भी ज्यादा तेज कर देगा और फिर वो मजबूर हो जाएगा ऐसा कुछ करने को जो वो चाहता भी नहीं है। यानी कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं और दोनों की बातों से ये साफ है कि वो लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसकी वजह से वैश्विक दिक्कतें बढ़ती जाए। लेकिन ईरान और अमेरिका लगातार हमले करने में जुटा हुआ है। उनका ध्यान सिर्फ इस पर है कि वो किस तरीके से एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं। अब इसके चक्कर में बाकी देशों में भी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इन सब संकटों के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बहरीन के प्रस्ताव पर आज होने वाली मीटिंग भी अब टाल दी गई। उसे जो मीटिंग जो आज होनी थी अब उसको कल के लिए टाल दिया गया है। दरअसल इस प्रस्ताव में देशों को होर्मुज से जहाजों की सुरक्षित से जरूरी सभी कदम उठाने की अनुमति देने की बात होने वाली थी कि किस तरीके से इस संकट से उभरा जा सकता है। बहरीन के विदेश मंत्री का ये कहना था कि इसका मकसद दुनिया के बाजार को सुरक्षित रखना और सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक में रुकावट को रोकना है, क्योंकि हॉर्मुज जलमार्ग में से एक रुकावट का कारण ये भी है कि सभी देश जो है इसके बाद रुक से गए हैं, थम से गए हैं, जिसकी वजह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सारे देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव के पास होने की संभावना कम बताई जा रही है, क्योंकि चीन पहले ही साफ कर चुका है कि वह किसी भी ऐसे प्रस्ताव का विरोध करेगा जिसमें फोर्स की बात की जा रही है। यानी कि कई तरीके से देखा जाए तो चीन पे भी इस प्रस्ताव के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो हामी भरता है या नहीं, क्योंकि चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसके पास वीटो पावर भी है। ऐसे में चीन को वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पर चीन क्या करता है वो अब इस प्रस्ताव में पता चलेगा, क्योंकि चीन को रूस और मिडिल एशिया में पाइपलाइन के जरिए भी तेल मिल रहा है, इसलिए वे भारत की तरह पूरी तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर नहीं करता है। उसके पास कई अलग विकल्प और ऑप्शंस हैं। तो ऐसे में अमेरिका को कमजोर दिखाने के लिए इस लिहाज से चीन फायदा उठा सकता है इस मौके का, ताकि अमेरिका कमजोर पड़े। खैर, अब क्या कुछ होगा, किस तरीके से चीन इस प्रस्ताव को देखता है, वो तो शनिवार को अब पता चलेगा। लेकिन बता दूं कि इस प्रस्ताव से पहले एक बैठक भी हुई थी जो कि ब्रिटेन की पहल पर आयोजित कराई गई थी। ये एक वर्चुअल बैठक थी जिसमें 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और उसमें से एक भारत भी था। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक का भी मुख्य मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित और फ्री शिपिंग सुनिश्चित करना ही था, जिसकी वजह से वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। जहां विदेश मंत्रालय का ये बयान आया था, उन्होंने साफ किया था कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में स्वतंत्र नौवहन के सिद्धांत पर जोर दिया जाए ताकि दिक्कतें कम हो सके। उन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर संकट के प्रभाव को भी हाईलाइट किया। इस दौरान विदेश सचिव ने बैठक में ये स्पष्ट कर दिया है भारत क्या चाहता है, ये अपने बयान से क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक हॉर्मुज क्षेत्र में व्यापारी जहाजों पर हमलों में नाविकों में खोने वाले सबसे ज्यादा जो एक देश है वो एकमात्र भारत है। डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के अनुसार विदेशी झंडे वाले जहाजों पर सवार कम से कम 3 भारतीय नाविक अब तक इस युद्ध के दौरान मारे जा चुके हैं, जो कि भारत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ जहाज अभी भी स्ट्रेट में फंसे हुए हैं और इससे भारत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक कमर्शियल कॉरिडोर है जो कि एक हाई रिस्क वाले इलाके में बदल चुका है।
जिसकी वजह से सारे देशों को दिक्कतें हो रही हैं और भारत को भी उस दौरान काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में यहाँ कई जहाज़ों पर ड्रोन और प्रोजेक्टाइल हमले कर दिए जा चुके हैं। ईरान पर इज़राइल और अमेरिका के हमले के बाद हॉर्मुज़ के रास्ते से गुजरने वाले सारे जहाज़ों की आवाजाही अब बंद हो चुकी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा भारी गिरावट आई है। हालांकि कुछ दिन पहले ईरान ने कहा था कि भारत उन देशों में से है जो हॉर्मुज़ से क्लियर कर सकता है रास्ता, लेकिन लॉयड्स लिस्ट के अनुसार हर रोज करीब 107 जहाज हॉर्मुज़ से गुजरते हैं। उसमें से 1 मार्च की अगर लिस्ट में नजर डालें तो केवल 19 जहाज ही अब तक उस रास्ते को क्लियर कर चुके हैं। यानी कि 1 मार्च को इस रूट में सिर्फ 4 सुपर टैंकर गुजरे, जिसका आंकड़ा एक दिन पहले 22 था। तो ऐसी स्थिति में माल ढुलाई का जो रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। जो जहाज निकलते भी हैं वो बेहद धीमी गति से निकल रहे हैं, जिसके चलते वो लेट पहुंच रहे हैं। इससे यात्रा का समय भी बढ़ रहा है और सप्लाई चेन भी लगातार टाइट होती जा रही है। यानी कि दुनिया की तेल सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा और एलएनजी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी पतले चैनल से गुजरता है और भारत के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रास्ता है। अब कई देश भले ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हो, उनके पास और ऑप्शन हो, लेकिन ये स्टॉक केवल कुछ महीनों की ही मांग जो है पूरी कर सकता है। भारत गल्फ से क्रूड और गैस इंपोर्ट करता है जो हॉर्मुज़ से गुजरता है, इसलिए सप्लाई बाधित होने से कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रुपए पर दबाव पड़ेगा और फिर महंगाई लगातार बढ़ जाएगी, जो कि भारत में कहीं ना कहीं दिख भी रही है। अब अगर हम चीन की बात करें तो चीन भी गल्फ पर निर्भर है, लेकिन उसके पास रूस और सेंट्रल एशिया का बड़ा स्टोरेज रिजर्व है, क्योंकि चीन के पास पाइपलाइन लिंक भी है। तो ऐसे में शायद चीन हामी ना भरे और शनिवार को इस प्रस्ताव में कुछ अलग देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अगर चीजें नहीं थमती हैं, इस युद्ध में विराम नहीं लगता है, चीजें नहीं संभलती हैं, तो भारत काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ सकता है। जो मुश्किलें अभी नजर नहीं आ रही हैं, वो बैक ऑफ द पेपर चल रही हैं, वो शायद धरातल पे भी दिखने लगेंगी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में $10 की बढ़ोतरी भी भारत की जीडीपी और रुपए की वैल्यू पर बुरा असर डाल सकती है और ये सीधा आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि फिर इसका मतलब होगा महंगाई बढ़ना, पेट्रोल की महंगाई बढ़ना, महंगी सब्जियां होना और फिर बढ़ती ईएमआई, जो कि डायरेक्ट मिडिल क्लास लोगों की जेब पर असर डालती है। और ये सब, और अगर ऐसा होता है तो भारत की जीडीपी गिरना स्वाभाविक होगी। और यही हम देख भी सकते हैं कि फिलहाल जब सिलेंडर के क्राइसिस चल रहे हैं तो ये हमें धरातल पर नजर भी आ रही है। भले ही सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम नागरिकों की जेब पर असर पड़ रहा है और जिस तरीके से लोग लाइन लगाए खड़े हैं, ये साफ तौर पे बताता है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। भले ही सरकार इस बात को ना माने, हमारे पास स्टॉक है, लेकिन वो स्टॉक कितना टाइम तक काम करेगा? क्योंकि अगर ये रास्ता क्लियर नहीं होता है, ये युद्ध नहीं रुकता है, तो आने वाले समय में जिस स्टॉक पर भारत निर्भर कर रहा है, भारत सरकार इस तरीके से बयान दे पा रही है, वो बयान भी शायद बंद हो जाएंगे, क्योंकि तब और भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और विदेश मंत्रालय के मुताबिक खाड़ी देशों में करीब 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं और उन्हें भी इन सब का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि मंत्रालय का ये भी कहना है कि सभी भारतीय सुरक्षित है और संबंधित देशों में स्थित भारतीय जो है उनके साथ दूतावास लगातार संपर्क में है, उनको किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार वो उनसे कनेक्ट किए हुए हैं। लेकिन अब तक फिर भी इस युद्ध के कारण 8 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि कई नागरिक जो हैं वो लापता हैं। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी अपना बयान इस मामले में जारी किया। उन्होंने बताया कि मंत्रालय, शिपिंग मंत्रालय और क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय मिशन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हालात सुधर सके और इससे भारत पर ज्यादा असर ना पड़े। भारत ने ईरान से 204 भारतीय नागरिकों को अजरबैजान के रास्ते से सुरक्षित बाहर भी निकाला है और आने वाले दिनों में और भी लोगों की वापसी की संभावना जताई जा रही है। यानी कि सरकार लगातार अपना काम कर रही है। उन्होंने इस सहयोग के लिए देखा जाए तो अजरबैजान सरकार का भी आभार जताया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भारत की मदद की। यानी कुल मिलाकर भारत में हॉर्मुज़ संकट को लेकर वैश्विक मंच पर न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा जोरदार ढंग से उठाया गया, बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए कूटनीति को भी एकमात्र समाधान बताया गया है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि इससे हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन बाकी देशों को भी जो नुकसान हो रहा है वो तभी थम सकता है, रुक सकता है, अगर अमेरिका, ईरान और इजराइल इस युद्ध से पीछे हट जाए। अगर इसमें विराम नहीं लगता है तो फिर आने वाले समय में ये त्रासदी में बदल सकता है। जो अभी मार्केट में वैल्यू, महंगाई बढ़ती जा रही है, वो एकदम से ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मार्केटिंग में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार हालांकि ईरान की ओर से हमले किए जा रहे हैं और खाड़ी देशों में सऊदी अरब पे भी ईरान हमले कर रहा है लगातार, और ये अपडेट्स लगातार आ रही हैं।
लेकिन आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से अब अमेरिका जो उन्होंने 6 तारीख का डेडलाइन भी दिया है ईरान को, क्या ईरान उस बात को समझ पाता है? क्योंकि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि अमेरिका सिर्फ ढोंग कर रहा है। वो ये नहीं चाहता कि युद्ध रुके। वो सिर्फ सामने से कह रहा है, लेकिन वो हमारे साथ मिल-जुल के काम करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास खोने को कुछ नहीं है और हम तभी पीछे हटेंगे अगर अमेरिका हमें भरोसा हमारा जीत पाता है। तो ऐसी बातें लगातार चल रही हैं, लेकिन अब 6 तारीख को किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या डेडलाइन का असर पड़ता है ईरान पर या फिर नहीं, या फिर ईरान अपनी मांगों के ऊपर टिका रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इनसे जुड़ी और भी कोई संबंधित जानकारियां आती हैं तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसे ही जियोपॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।